बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असाइनमेंट स्टेटमेंट के हवाले से आज बात करेंगे और उससे रिलेटेड चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो असाइनमेंट स्टेटमेंट में यूज होते हैं वेरिएबल्स, और वेरिएबल जो होती है वो टाइप होती है आइडेंटिफायर की। लैंग्वेज में आइडेंटिफायर जो होता है वो कोई भी नाम, ठीक है, एनी नेम जो आप यूज करते हैं किसी वेरिएबल के लिए या किसी फंक्शन और मेथड के लिए, यूजर डिफाइंड नेम, या किसी क्लास का नाम रखते हैं आप, ठीक है, या कोई मॉड्यूल जिसमें पैकेजेस होते हैं और रिसोर्सेज एक साथ होती हैं एंड अदर ऑब्जेक्ट्स इन द प्रोग्राम। तो यूजर डिफाइंड जो नेम होता है जो इन चीजों के लिए इस्तेमाल होता है उसको हम आइडेंटिफायर कहते हैं। मिसाल के तौर पे आइडेंटिफायर डिफाइन करने के लिए जो कन्वेंशंस है, जो रूल्स है, जो उसूल है, वो ये है कि वो सबसे पहले तो कि लीगल आइडेंटिफायर हो। यानी अगर उसको इंग्लिश अल्फाबेट से स्टार्ट होना है तो इट मस्ट स्टार्ट विद एन इंग्लिश अल्फाबेट, जिसको हम कंप्यूटर साइंस में लेटर कहते हैं, फाइनाइट ऑटोमेटा थ्योरी की टर्म्स में। अच्छा, एंड इट कैन नॉट बी अ कीवर्ड। सही है। जैसे मिसाल के तौर पे ये बूलियन, लिटरल, ट्रू, फॉल्स, स्मॉल केस के साथ ये भी हमारे पास रिजर्व वर्ड्स हैं। तो कोई कीवर्ड नहीं होना चाहिए, जैसे इफ है, देन है, एल्स है, फॉर है, ठीक है। तो इस तरह कोई कीवर्ड नहीं होना चाहिए। आप नल भी यूज नहीं कर सकते क्योंकि ये भी रिजर्व वर्ड है। इसके अलावा यूनिक विद इन इट्स स्कोप, एक मेथड के अंदर, एक फंक्शन में अगर आपने एक वेरिएबल यूज कर लिया तो आप उसी नाम का उसी केस के साथ दूसरा वेरिएबल डिफाइन नहीं कर सकते। एक नाम के दो वेरिएबल्स एक ही मेथड में नहीं हो सकते। इसके अलावा आइडेंटिफायर की जो कन्वेंशंस हैं वो क्या है कि आइडेंटिफायर्स आर यूज्ड फॉर क्लास नेम, मेथड नेम, वेरिएबल नेम। ये तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। बहुत से स्टूडेंट्स के जहन में होता है कि सिर्फ वेरिएबल ही आइडेंटिफायर होता है। वेरिएबल जो है वो आइडेंटिफायर की एक किस्म है। तो हर वेरिएबल एक आइडेंटिफायर तो होता है, लेकिन जरूरी नहीं कि हर आइडेंटिफायर जो है वो सिर्फ वेरिएबल ही हो। क्लास का नाम भी आइडेंटिफायर होता है, एक मेथड फंक्शन का नाम भी आइडेंटिफायर होता है, ठीक है। तो आइडेंटिफायर एक जनरल टर्म है, उसकी एक आप कह लें किस्म जो है वो वेरिएबल का नेम है। एन आइडेंटिफायर में बी एनी डिस्क्रिप्टिव सीक्वेंस ऑफ अपर केस, लोअर केस लेटर्स आप यूज कर सकते हैं, नंबर्स यूज कर सकते हैं, अंडरस्कोर और डॉलर साइन यूज कर सकते हैं, लेकिन कोई भी आइडेंटिफायर नंबर से शुरू नहीं हो सकता, ठीक है। बाकी चीजों से तो स्टार्ट हो सकता है, नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता। इसके अलावा एक बात आपको जहन में रखनी कि जावा जो है केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। वो फर्क करती है अपर केस लोअर केस में। मिसाल के तौर पे आपने एक वेरिएबल डिफाइन किया इसके साथ वैल्यू, फिर आपने दूसरा ये नाम रखा, तीसरा आपने ये रखा, तो ये तीन अलग अलग आइडेंटिफायर्स कंसीडर होंगे। लेकिन ऐसा करना अच्छा नहीं है क्योंकि आपको पता है कि नाम तो एक ही है ना, लेकिन आपने सिर्फ केस का फर्क कर दिया तो आप बाद में कैसे पहचानेंगे, खुद ही आप कंफ्यूज हो जाएंगे प्रोग्रामिंग में। तो लेकिन जावा बहरहाल इस वेरिएबल को अलग कंसीडर करेगा, इसको अलग करेगा, क्योंकि इसमें आपने क्या किया है, वी को कैपिटल और बाकी सब स्मॉल केस कर दिया, इसमें सारा स्मॉल केस कर दिया है। तो स्मॉल केस और ये अपर केस अलग अलग आइडेंटिफायर्स कंसीडर होंगे जावा में, बिकॉज जावा इज केस सेंसिटिव लैंग्वेज। अच्छा, आइडेंटिफायर के कन्वेंशंस में एक बात जहन में रखिएगा कि आइडेंटिफायर जो है वो अच्छे कहलाते हैं। गुड वंस आर दोस विच आर कॉम्पैक्ट, ठीक है। छोटे नाम हो लेकिन अंडरस्टैंडेबल हो, बट इंडिकेट व्हाट दे स्टैंड फॉर, ठीक है ना। कम से कम उनको पढ़ने से आपको पता चल जाए कि ये किस मकसद के लिए इस्तेमाल हुए हैं। इतने बड़े भी नहीं होने चाहिए। अब रेडियस अगर एक ही दफा इस्तेमाल हो रहा है तो द रेडियस ऑफ द सर्किल, तो भाई सर्किल का ही रेडियस होता है, तो खाली रेडियस कहना ही काफी है। द विड्थ ऑफ द बॉक्स दैट इज बीइंग यूज्ड, तो आपने एक बॉक्स अपने डिफाइन किया हुआ है प्रोग्राम में, कोई ऑब्जेक्ट, और उसकी विड्थ की बात कर रहे हैं आप। तो यहाँ पर अब जाहिर सी बात है आप उसी बॉक्स की तो बात कर रहे हैं जो आपने डिफाइन किया हुआ है, प्रोग्राम में यूज किया हुआ है, ठीक है। तो इतना लंबा नाम जो है फिर बार बार इस्तेमाल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ऐसे भी आइडेंटिफायर्स के नाम नहीं रखने चाहिए जो बहुत शॉर्ट हो, आपको पता ही ना चले कि ये मैंने ए किस मकसद के लिए डिफाइन किया था, बी किस मकसद के लिए। आप एक दो महीने बाद प्रोग्राम को दोबारा खोलते हैं मॉडिफाई करने के लिए, आपको याद भी नहीं होगा कि ये मैंने ए किस लिए लिया था, बी किस लिए लिया था। कौन सी चीज जो है वो एवरेज को डिनोट कर रही है, कौन सी सम को, कौन सी टोटल को, कौन सी जो है विड्थ को, कौन सी हाइट को। तो ये इस तरह के नाम नहीं रखने चाहिए जो बाद में बहुत ही कंफ्यूजन क्रिएट कर। जी जनाब, तो जब हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं पहले टाइप आती है, फिर नाम आता है, वही सी वाला स्टाइल है। जैसे इंटीजर ए आपने लिख दिया, ठीक है। बिफोर वी कैन यूज अ वेरिएबल इट नीड्स टू बी गिवन अ वैल्यू। आप वेरिएबल को इस्तेमाल करने से पहले उसको क्या करते हैं, इनिशियलाइज कर देते हैं, उसमें कोई वैल्यू डाल देते हैं, ठीक है। और ये काम आप यहाँ पर भी कर सकते हैं, यानी आपने लिखा इंटीजर ए इज इक्वल्स टू 5, देन आपने सेमी कॉलन लगा दिया, ठीक है। और आप अलग लाइन पे भी जाके कर सकते हैं, देखें यहाँ पे जैसे आपने ए इज इक्वल्स टू 5 कर दिया। अच्छा, जिस वक्त हम फर्स्ट टाइम वैल्यू असाइन कर रहे होते हैं किसी वेरिएबल को, तो उसको हम कहते हैं कि हमने वेरिएबल को इनिशियलाइज कर दिया, वो इनिशियलाइजेशन कहलाती है, और ये कहलाती है डिक्लेरेशन।
जब आप ये बताते हैं कि किसी वेरिएबल की टाइप क्या है, तो इसको हम डिक्लेरेशन कहते हैं। और जब आप वहीं पर उसकी वैल्यू भी डिफाइन करते हैं तो वो इनिशियलाइजेशन कहलाएगी। और लेटर ऑन आप कभी भी प्रोग्राम में उसकी वेरिएबल की वैल्यू को चेंज करें और उसको कोई नई वैल्यू दें, तो जनरली वो क्या कहलाएगी, असाइनमेंट। तो असाइनमेंट जो है वो तो एक जनरल टर्म है, लेकिन इनिशियलाइजेशन जो है हम उस वक्त कहते हैं जब हम किसी वेरिएबल की वैल्यू को फर्स्ट टाइम उसमें वैल्यू असाइन करते हैं ना, तो उसको उसके लिए हम इनिशियलाइजेशन का वर्ड यूज करते हैं। असाइनमेंट एक जनरल टर्म है, ठीक है, तो कहीं कभी भी कहीं भी यूज हो सकती है। जैसे हम ये कहेंगे कि हम वेरिएबल को फर्स्ट टाइम इनिशियलाइज कर रहे हैं, या हम उसकी वैल्यू असाइन कर रहे हैं फर्स्ट टाइम, ठीक है, तो वो इनिशियलाइजेशन है। अच्छा, जावा में हमारे पास जो है जो डेटा टाइप्स हैं उसमें तो प्रिमिटिव आ गई जो जावा ने हमें दी हैं, और उनकी मदद से फिर आप और कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप्स डिफाइन कर सकते हैं, तो जैसे एरेज वगैरह और डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। तो यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं अभी, क्योंकि हमारा इंट्रोडक्शन है और असाइनमेंट स्टेटमेंट की तरफ हमें जाना है, तो हम प्रिमिटिव डेटा टाइप्स को यहाँ पे देखेंगे। प्रिमिटिव में एक तो होगी न्यूमेरिकल और एक होगी जो न्यूमेरिकल नहीं है। न्यूमेरिकल में आपको पता है कि फेमस है हमारे पास इंटीजर और फ्लोट। इंटीजर में यहाँ पर आपके पास बाइट है जो 1 बाइट की, शॉर्ट 2 बाइट्स, इंटीजर 4 बाइट्स, और बड़ा डेटा चाहिए आपको तो लॉन्ग जो कि 8 बाइट्स का है, ठीक है। आपको पता है कि इसमें फ्रैक्शन तो स्टोर नहीं हो सकती, डेसिमल पॉइंट स्टोर नहीं हो सकता। फ्लोट की तरफ जाना पड़ेगा। फ्लोट में आपके पास है 4 बाइट का फ्लोट और 8 बाइट का डबल फ्लोट, ठीक है। तो उसकी इसके लिए हम यही वर्ड्स लिखते हैं, फ्लोट, डबल, बाइट, शॉर्ट, लेकिन ये सब स्मॉल केस में लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्योंकि ये चार्ट आपको बता रहा है कि ये टाइप्स हैं, तो यहाँ पे ये नहीं बता रहा कि इसको आपको अपर केस में लिखना है, ये सिर्फ क्लासिफिकेशन बता रहा है। बाकी नॉन न्यूमेरिकल में आपके पास कैरेक्टर आ गया, तो वो 2 बाइट का है। और बुलियन जो है इसके आपके पास दो वैल्यूज हैं, ट्रू और फॉल्स। ये आप वेरिएबल के नाम के तौर पे नहीं यूज कर सकते, क्योंकि ये सी में जो है रिजर्व है, ठीक है। अब हम चलेंगे एक प्रोग्राम की तरफ, और जिसमें हम कैलकुलेट करेंगे कि लाइट जो है वो कितना उसने ट्रैवल किया है फॉर सम अमाउंट ऑफ डेज। हम उसमें अमाउंट ऑफ डेज डिफाइन करेंगे, और वहां पर वेरिएबल्स का इस्तेमाल होगा। और आप ये भी देखेंगे कि कोई एक्सप्रेशन, कोई असाइनमेंट स्टेटमेंट हम किस तरह से लिखते हैं और कैसे उसको वैल्यू असाइन करते हैं। जी, तो अब हम चलते हैं नेटबीन्स की तरफ और एक प्रोग्राम रन करते हैं असाइनमेंट स्टेटमेंट के हवाले से। तो ये हम नेटबीन्स को ओपन कर रहे हैं। अच्छा, नेटबीन्स ओपन हुआ, अब हम आ गए यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट के अंदर, ठीक है। न्यू प्रोजेक्ट में हमने जावा एप्लीकेशन चूज की, और इसके बाद यहाँ पर आप इसका कोई नाम ले लें, मिसाल के तौर पे लाइट ट्रैवल डिस्टेंस, ठीक है। अब इस नाम से हमारी क्लास बन जाएगी। ये जावा प्रोजेक्ट हमारा आ गया, लाइट ट्रैवल डिस्टेंस, और ये उसमें क्लास आ गई हमारी लाइट ट्रैवल डिस्टेंस, ठीक है। और इसी नाम से फाइल भी सेव हो जाएगी जिस नाम से हमारी क्लास है, लाइट ट्रैवल डिस्टेंस डॉट डॉट जावा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर जो फंक्शन सबसे पहले रन होगा आपको पता है वो मेन फंक्शन है, जैसे कि सी में होता था। तो यहाँ पर हम इसकी जगह पे अपना प्रोग्राम जो है ये पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर हमारा टारगेट ये है कि हम फॉर सम नंबर ऑफ डेज, ठीक है, हम कैलकुलेट करना चाहते हैं कि लाइट जो है वो कितने माइल्स उसने ट्रैवल किया होगा। तो स्पीड ऑफ लाइट जो है इन माइल्स पर सेकेंड वो होती है 1,86,000, ठीक है। ये हमने एक लॉन्ग वेरिएबल लिया है, लेकिन दरअसल ये कांस्टेंट के तौर पे काम कर रहा है, क्योंकि हमने इसको फाइनल कर दिया है। यहाँ पे हमने फाइनल चूज किया, ठीक है। जब हम फाइनल लगा देंगे किसी भी आइडेंटिफायर के साथ, तो वो एक कांस्टेंट बन जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि ये जो है ये तो फिक्स वैल्यू है, ये तो चेंज नहीं हो सकती, ठीक है। ये तो डिसाइडेड है कि ये 1,86,000 जो है लाइट ट्रेवल करती है इन 1 सेकेंड। अब हम कितने डेज के लिए कैलकुलेट करना चाह रहे हैं कि लाइट ने कितना ट्रेवल किया होगा, तो हमने फॉर एग्जाम्पल डेज की वैल्यू ले ली 1,000। अब 1,000 डेज में कितने सेकंड होते हैं, क्योंकि ये तो सेकंड के हिसाब से वैल्यू है ना, तो हमें डेज को सेकंड में कन्वर्ट करना होगा। तो हमने क्या किया, जितने भी डेज है, फॉर एग्जाम्पल हमने 1,000 से इनिशियलाइज किया इसको, तो सेकंड्स कितने हो जाएंगे, 1,000 डेज। और एक डे में आपके पास कितने आवर्स होते हैं, 24 आवर्स होते हैं। और पर आवर आपके पास होते हैं 60 मिनट्स, और हर मिनट में होते हैं 60 सेकेंड। तो ये आपके पास सेकंड्स आ जाएंगे इस तरह से 1,000 डेज के लिए। हमने उसको सेकंड्स में कन्वर्ट किया, और उन सेकंड्स को हमने मल्टीप्लाई कर दिया स्पीड ऑफ लाइट इन माइल्स जो हमने सेट किया होता, 1,86,000 पर सेकंड था। तो इतने सेकंड्स के लिए जो ये कैलकुलेट हुआ है, तो ये हमारे पास कितना इसने ट्रैवल किया होगा। अब इसको रन करके हम देख लेते हैं। यहाँ से हमने रन किया,
तो यहाँ पर हमारे पास आंसर आ गया, इन 1000 डेज लाइट ट्रेवल सो मैनी माइल्स। ठीक है, तो ये 1000 डेज आ गया। अब आप चाह रहे हैं कि सेकंड्स भी प्रिंट हो जाए ब्रैकेट में, तो यहाँ पर जाके हम इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं, इन डेज दिस वन। ठीक है, और हमारे पास यहाँ पर कोटेशन क्लोज करके प्लस, और यहाँ पर हम ये चाह रहे हैं कि ये ब्रैकेट आ जाए, और ब्रैकेट के अंडर में हमारे पास प्रिंट हो जाए सेकंड्स इज इक्वल टू, ये एक्सप्रेशन हमारे पास आ जाए, और फिर आ जाए हमारे पास सेकंड्स, ये हम प्रिंट करेंगे। और उसके बाद दोबारा हम इस ब्रैकेट को यहाँ पर स्पेस के साथ क्लोज कर देते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से हो जाएगा कि इन सो मैनी डेज, यानी 1000 डेज यहाँ पे लिखा हुआ आएगा। उसके बाद ये ब्रैकेट बना हुआ आएगा, सेकंड्स इज इक्वल्स टू, और यहाँ पर जो सेकंड्स की वैल्यू है वो प्रिंट होने के बाद ब्रैकेट क्लोज होगा, और ब्रैकेट क्लोज होने के बाद फिर यहाँ पे हमारे पास ये, हाँ ठीक है, ये मैसेज आना है लाइट ट्रेवल्स, तो इसको अभी हम शामिल कर देते हैं ब्रैकेट के साथ। ये इस तरह से यहाँ पे सेकंड्स के बाद ब्रैकेट क्लोज होगा और लाइट ट्रेवल्स आएगा, उसके बाद यहाँ डिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी और माइल्स। ठीक है, तो अब देखते हैं हमारा मैसेज थोड़ा सा चेंज होके डेज के साथ साथ सेकंड्स भी हमारे पास डिस्प्ले हो जाएंगे कि 1000 डेज में कितने सेकंड्स हैं। तो आप ये देखें, यूँ लिखा हुआ है कि इन 1000 डेज सेकंड्स इज इक्वल्स टू दिस मच, लाइट ट्रेवल्स इतने माइल्स। ठीक है, 1000 डेज में इतने सेकंड्स हैं। ठीक है, तो ये कॉमा जरा अच्छा नहीं लग रहा, तो हम इस कॉमे को यहाँ से ख़त्म कर सकते हैं, इसको डिलीट कर दें यहाँ, और सेकंड्स जो है ये ब्रैकेट के साथ मिला हुआ अच्छा लगेगा, और यहाँ पर भी स्पेस को हम ख़त्म कर देते हैं। तो फिर ये हम इसको रन करके देखते हैं, तो हमारा मैसेज कुछ और बेहतर आपको लगेगा। ये देखिए, इन 1000 डेज और सेकंड की यहाँ पे वैल्यू आ गई, और फिर लाइट ट्रेवल्स इतने माइल्स। तो ये हमने एक प्रोग्राम रन करके देखा कि किस तरह से हम वेरिएबल्स को यूज कर सकते हैं, और इसके अलावा असाइनमेंट स्टेटमेंट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। ये रही हमारी असाइनमेंट स्टेटमेंट। ठीक है, तो यहाँ तो हमने वेरिएबल्स की वैल्यूज को और कांस्टेंट की वैल्यूज को इनिशियलाइज किया है, यहाँ पर आके हमने ये फॉर्मूला कैलकुलेट किया है यूजिंग एन असाइनमेंट स्टेटमेंट। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।